हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन से मुराद ये है कि हमने ये देखना है कि अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लाएं हम तो वो हमें कितनी एनर्जी देगा, कितने एटीपी देगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेस्पिरेशन का बेसिक मकसद जो है वो क्या करवाना है, एनर्जी बनवाना है। रेस्पिरेशन क्यों करवाते हैं हम? एनर्जी लेने के लिए करते हैं ना रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्यों करते थे? ग्लूकोज बनाने के लिए। हमने फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है ना वो ऐसे समझें कि महफूज की थी, कंजर्व की थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, और फिर जब हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की तो हमने वहां से एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। आज हमने देखना है कि हमारे कौन कौन से प्रोसेस में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन याद है किसी बच्चे को? जी, उसमें कितने स्टेप्स थे? 4 थे बेटे। आपकी बुक में 3 लिखे थे, वैसे मैंने 4 पढ़ाए थे आपको। ग्लाइकोलाइसिस के बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, एंड देन लास्ट वन कौन सा था? शाबाश, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब हमने सब स्टेप्स में देखना है कि कितनी एनर्जी बनती है, कितने एटीपी बनते हैं, कितने एनएडीएच बनते हैं और कितने एफएडीएच2 बनते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि सेल को किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए, एटीपी। आप अगर एनएडीएच भी बनाओ, सेल कहता है मुझे तो एटीपी चाहिए। आप एफएडीएच2 बनाओ, सेल क्या कहता है मुझे एटीपी। तो फिर क्या करते हैं, एनएडीएच को या एफएडीएच2 को कहां भेजते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऐसा स्टेप था जिसमें हमारे पास NADH और FADH2 जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे, ये हमें क्या देते हैं, ATP देते हैं। क्या देते हैं? ATP देते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास अगर हम NADH और FADH2 की बात करें, NADH और FADH2 की बात करें, तो ये एक NADH जो है वो हमारे पास 3 ATP देता है। कितने ATP देता है? 3 ATP। और एक FADH2 बेटे हमें कितने ATP देता है? 2 ATP देता है। कितने ATP देता है? 2 ATP देता है। क्लियर? एक NADH कितने ATP दे रहे हैं हमें? 3 ATP। और एक FADH2 कितने ATP दे रहे हैं हमें? 2 ATP। तो ये चेयर ले लो, ये चेयर पीछे कर लो। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरी चेयर मंगवा दें। ठीक है, दूसरी चेयर मंगवा दें। NADH कितने ATP देता है? 3 ATP। FADH2 कितने ATP देता है? लेकिन हमें पता है कौन से स्टेप में ATP देगा हमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी हम जरा यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप था हमारे पास, कौन सा स्टेप था? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा स्टेप था? अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान वाला कौन सा स्टेप था? फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमने यानी हमारे पास जो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स है उसको किस में कन्वर्ट किया हमने? एसिटाइल कोए। फिर एसिटाइल कोए खुद ब खुद माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया था या हमने किराया दिया था रिक्शे वाले को? याद है ना? इसका मतलब एनर्जी स्पेंड करेंगे हम, एनर्जी स्पेंड। लेकिन हम यहाँ पे स्पेंड तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो बजट कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी बचत होती है हमें एनर्जी की। जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी बचती है, कितनी एनर्जी बचती है, कितनी खर्च होती है ये नहीं देखनी हमने, हमें नेट अमाउंट चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने किसी बच्चे को जो है ना वो 10 रुपीस दिए, उससे मैंने 3 रुपीस जो है ना वो वापस ले लिए, या उन 3 का जो है ना उससे कोई काम करवा लिए, कोई चीज मंगवा ली है, तो अब इसका मतलब मैंने 10 दे के 3 क्या कर लिए, वापस ले लिए। लेकिन नेट मैंने कितने दिए उसको? 7। नेट का मतलब 7। 3 तो वापस ले लिए ना, 3 तो कट गए उन पैसों में से। अब जो टोटल अमाउंट जो मैंने उसको दिए वो कितने? 7। हमने यहाँ हमें नेट कैलकुलेट करना है। क्लियर? कि हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, कंज्यूम भी हो जाएं वो भी सारे हम कैलकुलेट करके बताएंगे। उसके बाद हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए के बाद हम कहां जाएंगे? क्रेब्स साइकिल में। और आपको पता है इनमें से जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे उन सब को हम कहां पे ले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां ले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, यहाँ पे हम जैसे छोटी क्लासों में जमा करते हैं वैसे हम जमा करना शुरू करते हैं। ठीक, हम कहते हैं पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। हम ग्लाइकोलाइसिस में बेटे ग्लूकोज को लेके आएंगे। किस मॉलिक्यूल को लेके आएंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेटे जब टूटेगा वो हमें
2 ATP देगा। क्या देगा? 2 ATP। और साथ में हमें देगा 2 NADH। क्या देगा? 2 NADH। अब देखें, जब जब ATP बनते जाएंगे मैं इस लाइन के नीचे लाता जाऊंगा। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट ATP कितने बने? 2 ATP। और NADH कितने बने? 2। कौन सा ऐसा स्टेप है रेस्पिरेशन का जो एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है? ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ATP कैलकुलेट करने चलें एनारोबिक रेस्पिरेशन के, कितने ATP बनेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इन स्टेप्स में से कौन सा स्टेप होना? सिर्फ कितने ATP बने ग्लाइकोलाइसिस में? 2 ATP बने। कितने बने? 2 ATP। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या बने? हमें पता है NADH2 को भी हमने निचोड़ के क्या निकालना है उसमें? ATP। तो उसको ATP लेने के लिए उसको कौन सी मशीन में डालेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको एंटर करा दिया। ठीक, अब जरा खुद देखें, हमने शुरू में बात की कि हमारे पास अगर एक NADH होगा तो हमें कितने ATP देगा? 3 ATP देगा। कितने ATP देगा? 3 ATP। तो ये कितने हैं? 2। कितने ATP बनने चाहिए? 6 बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 6। कितने बनने चाहिए? 6। मैंने कितने लिख दिए? 4 ATP। कितने ATP खा गए हम? 2 ATP। कितने ATP गए? 2 ATP। ये हमने रिक्शे का किराया दे दिया। ये जो 2 ATP हमने बने कितने थे बेसिकली? यहाँ पे 6 ही बने थे, लेकिन यहाँ से हमने 2 ATP यूज करवाए हैं। हमें पता है कि हमारे पास ग्लूकोज था और ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट करवाया था? पायरोविक एसिड में। और फिर पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट कराया? तो फिर बेटे एसिटाइल कोए को हमने यहाँ से आगे शिफ्ट भी तो करना है ना, अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म से हमने उसको कहाँ भेजना है? माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है। तो भेजने के लिए किराया देंगे ना, उसको एनर्जी देंगे। 2 ATP यहाँ के यूज हो जाएंगे। ये कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, आप भी यही याद करते हो कि जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में बनता है वो हमें 2 ATP देता है। कितने ATP देता है? 2 ATP। बाकी जहाँ जहाँ NADH बनेगा वो हमें कितने ATP देगा? 3 ATP। एक मॉलिक्यूल कितने ATP देगा? 3। लेकिन हकीकत में देता ये भी कितने ATP हैं? 3। लेकिन उन ATPs में से एक ATP यूज हो जाता है एक पायरोविक एसिड को, एक एसिटाइल को लेके जाने के लिए। और आपको पता है ग्लूकोज टूटते तो कितने पायरोविक एसिड बनते हैं? तो कितने ATP यूज हो जाएंगे? 2 ATP यूज हो जाएंगे। 2 ATP यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेट अमाउंट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जो यूज हो गए वो तो हमारी जेब में नहीं आएंगे ना, वो तो गए खत्म। क्लियर? अब आ जाओ अगले स्टेप पे, फॉर्मेशन ऑफ कितने कार्बन होते हैं पायरोविक एसिड? 3। पायरोविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। पायरोविक एसिड इज अ 3 कार्बन। एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड। हमें पता है यहाँ पे हमने एक क्या अलग की थी? तो जब जब बेटे हम कार्बन डाइऑक्साइड उतारते हैं तब तो एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? होगी। यहाँ पे इस वाले स्टेप में हमारे पास 2 NADH और बन जाते हैं। 2 NADH और बन जाते हैं। कौन सी मशीन में डाल दें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कितने ATP देने चाहिए इनको? 6 ही ATP देते हैं। कितने ATP देते हैं? 6 ATP देते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात या नहीं? बात समझ में? अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम कौन से स्टेप में चले गए हैं? कितने मॉलिक्यूल हमने डाले एसिटाइल कोए के? 2, क्योंकि एक ग्लूकोज ला रहे हैं ना हम। बेटे 2 ATP तो डायरेक्ट बन जाएंगे। 2 ATP तो डायरेक्ट बन जाएंगे, वो हम नीचे ले आए लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास काफी सारी एनर्जी बनेगी। 6 मॉलिक्यूल बनेंगे NADH के। किसके बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे FADH2 के। इनको किस में डालेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किस में डालेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जी बेटे 6 NADH है, कितने ATP? 18 ATP। मल्टीप्लाई कर लो ना, 6 3 18। कितने? 4। कितने ATP देगा? 2 ATP। तो 2 है तो कितने ATP बनेंगे? 4 ATP। चलिए इन सबको हम ऐड करते हैं, देखते हैं किसका मैथ सबसे स्ट्रांग है। करें शाबाश, कैलकुलेट। 2 2 4 4 8 कितने हो गए? 8 और 8 6 14 14 6 18 18 प्लस 18 36 कितने ATP बन गए? 36 ATP। कौन सी रेस्पिरेशन हुई है बेटे? एरोबिक या एनारोबिक?
एरोबिक रेस्पिरेशन। कि कौन सी रेस्पिरेशन हुई है? अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन का बजट कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए और सिर्फ ये पूछा जाए कि कौन सी रेस्पिरेशन होती है, कितने एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं? 4 सोच लें। 4 भी बोले थे। 6 हाँ 6 कैसे? हाँ बच्चे के कैलकुलेट करते हैं, देखें 2 ये बन गए, ये कितने बने? 2 4 4 2 2 4। बेटा क्या बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया है? एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया वगैरह में होती है ना, तो क्या उसके अंदर क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही नहीं चलेगी तो क्या NADH के छोड़ के हम ATP बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम सिंपलेस्ट बात करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP और एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP। डेफिनेशन क्या थी? एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ Glucose. एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। मैक्सिमम कितनी? 36 एक एटीपी से कितने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मिलते हैं? 36 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 36। क्योंकि ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ये आपने याद करने हैं कि कहां से कितने कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है? और कौन सी चेन के अंदर वो हमें एटीपी देते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि जब व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे प्रोड्यूस ATP। इन सब ने एटीपी प्रोड्यूस किया। सर एक बार फिर रिवाइज करवाते एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं। बेटे सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, Glycolysis। दूसरा जो एटीपी बनते जाएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट जैसे ग्लूकोज टूटेगा कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। साथ में क्या बनेंगे? 2 NADH। अब 2 NADH कितने एटीपी देने चाहिए थे? 4 कितने दिए? 6 देने चाहिए थे, कितने दिए? 4। 4। 2 किधर गए? इस्तेमाल हो गए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिटाइल CoA इनटू Cycle। फिर जब हमारे पास एसिटाइल CoA बना, एसिटाइल CoA तो एक CO2 उतारी हमने, तब कितने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बने? 2 NADH। ये 2 थे तो इन्होंने कितने एटीपी दिए? 6 क्रेब्स साइकिल जब चला तो उसने 2 एटीपी डायरेक्ट दे दिए, 6 NADH दिए और 2 FADH। 6 NADH कितने एटीपी देंगे? 88। FADH2 कितने देगा? 4। सबको हमने कैलकुलेट किया तो कितने हो गए? 36। निकाले। पेज नंबर है बेटे 133, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। अब पहले वो आपको थोड़ी सी कहानी सुनाएगा। वो कहेगा each NADH produce 3 ATP in the electron transport the NADH generated in the glycolysis। वो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में जनरेट होगा gives 2 ATP। वो 2 ATP क्यों देगा? उसको देने कितने चाहिए थे? 3 ATP। कितने देने चाहिए थे? 3 ATP। वो कितने दे रहे हैं आपको? 2 ATP, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि बनने कितने थे? 3 ही बनने थे, लेकिन एक ATP कहाँ चला गया बेचारा? लिखा हुआ है आगे 1 ATP is spent to transport it across the mitochondrial। एक ATP इस्तेमाल हो गया उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, एक ATP इस्तेमाल हो गया उसकी ट्रांसपोर्टेशन में। फिर कहता है each FADH2 produces 2 ATP। The total output of the ATPs can be calculated from the following data। Note that during the anaerobic respiration of glucose only 2 ATP are gained as a net profit। अंडरलाइन कर लें। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो तब हमें कितने एटीपी मिले हैं? जस्ट 2 एटीपी। कितने एटीपी मिले हैं? 2 एटीपी। इट इज बिकॉज देयर इज नो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना ही क्रेब्स साइकिल होता है। अब ये वाली डायग्राम में बच्चे कहते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। बड़ी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है? ये इजी बनी हुई है। इजी सी है बेटे। पहला जो बॉक्स बनाया उन्होंने ब्लू वाला, उसमें ग्लाइकोलाइसिस की। दूसरे यानी इस स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA किया। नीचे वाले बॉक्स में क्रेब्स साइकिल, और इस तरफ जो ये सीढ़ियां बनी हुई नजर आ रही हैं आपको, ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो एटीपी बनता जाएगा उसका एरो डायरेक्ट नीचे आएगा, और जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा उसका एरो पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और फिर वहां से एटीपी बन के नीचे आएगा, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने बने बेटा? 2 एटीपी। वो डायरेक्ट नीचे आ गए। इधर देखें, वो डायरेक्ट ये वाले एटीपी नीचे आ गए। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बने, तो वो हमने किस में डाले? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH था उसने कितने एटीपी दिया हमें? 4। देने कितने चाहिए थे? 6। 2 इस्तेमाल हो गए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिटाइल CoA अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद एसिटाइल CoA को जब हमने बनाया तो कितने एटीपी बने? 2 NADH, और 2 NADH से 6 एटीपी। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH 18 एटीपी और FADH2 से 4 एटीपी टोटल हमने कैलकुलेट किए। तो नेट कितने लिखे हुए नीचे बेटे? 36 एटीपी। ये पूरा हमारे पास बजट है बेटे। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।